इन दोस्तों MS स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में जो 1.5 घंटे में जो पूछे गए प्रश्न हैं और आपका उत्तीर्णांक 50 अंक का है और कुल 100 अंक है। तो आपके जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट पीरियोडिक मंथ के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उससे 80 से 90% प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत दस्तावेज क्या है? तो मुद्रित पत्रिका, मानचित्र और कोई व्यंग्यचित्र अर्थात सभी। साक्ष्य क्या है? तो मैंने 1000 बार बताया, साक्ष्य एक प्रक्रियात्मक विधि है। और आपकी IPC क्या है? तो एक मौलिक विधि है। पहचान परेड की परिभाषा कितनी में है? तो साक्ष्य अधिनियम धारा 9 में है। घटना के स्थान को निर्धारित करने वाले सुसंगत बतलाया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में बतलाया गया है। अन्यत्र उपस्थिति के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में बतलाया गया है? तो धारा 11 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अंतर्गत कौन से तत्व सुसंगत है? तो हेतु, तैयारी, आचरण अर्थात सभी। रेल अधिनियम 1989 के किस धारा में रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना दंडनीय अपराध है? तो धारा 141 में। डायन प्रथा प्रतिशत अधिनियम 1999 में डायन का उपचार करने का लिए दंड का प्रावधान है, धारा 9 में। बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वाहन निदान अधिनियम 1955 में किस धारा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारकों का उपयोग और वादन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो धारा 7 में। बंगाल सार्वजनिक दूत अधिनियम 1867 के किस धारा में सार्वजनिक सड़कों पर जुआ खेलना, पशु पक्षी को लड़ाना दंडनीय है? तो धारा 11 में। और SC/ST एक्ट के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता हूं। स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अर्थात NDPS एक्ट 1985 की धारा में निर्मित अफीम के अल्प मात्रा के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड है? तो 15 का A में। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत दहेज लेना देने के लिए करार शून्य है? तो धारा 5 में। NDPS एक्ट 1985 की किस धारा में अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की शक्ति का उल्लेख है? तो धारा 48 में। रेल अधिनियम 1989 की धारा में महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे में अन्य स्थान में प्रवेश करना दंडनीय है? तो 162 में। आयुध अधिनियम 1959 की धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना वारंट का आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब आयुध अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के? तो धारा 19 और 20 में। आयुध अधिनियम 1959 की धारा के अंतर्गत अग्नायुध या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड का उपबंध है? तो उपबंध है? तो धारा 28 में। रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष द्वारा सफर करना दंडनीय है? तो 162 में। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी तो 1 जनवरी 1862 को। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द का क्या मतलब होता है? किसी भी आयु, किसी भी उम्र की अगर कोई महिला है तो वो स्त्री होगी, याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं? तो व्यक्ति के अंतर्गत याद रखिएगा कंपनी भी आते हैं, संगम भी आते हैं, किसी निकाय चाहे नियमित हो या नहीं हो सभी आते हैं। IPC की धारा 53 में दंड का प्रावधान है, तो निर्वासन अर्थात काला पानी का दंड अब किसी को नहीं दिया जाता तथा इस दंड को अब हटा दिया गया है। आजीवन कारावास का अर्थ है धारा 57 के अनुसार 20 वर्ष के कारावास को ही हम लोग आजीवन कारावास मानते हैं। IPC के अध्याय 4 में किस बात का वर्णन है? तो अध्याय 4 में साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है। किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल संबंधी होना चाहिए। केवल तथ्य की भूल अगर होती है तो बच सकते हैं, लेकिन अगर विधि की भूल होगी तो नहीं बच सकते हैं। जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है कौन सा अपराध करता है? तो कोई अपराध नहीं करता, क्योंकि वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। बेईमानीपूर्ण आशय अभी पढ़ा है, मैंने इसे विस्तार से समझाया था IPC में। किसी के सदोष लाभ और सदोष हानि का ही जो मतलब होता है वही होता है बेईमानीपूर्ण आशय। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में किसके लिए उपलब्ध है? तो सभी के लिए, अपने शरीर के लिए भी। जंगम या स्थावर, जंगम मतलब जंगम और अस्थावर दोनों संपत्ति की क्षति के लिए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर D। सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कितने में होती? तो धारा 25 में। CRPC की धारा
25 में। दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित किस न्यायालय का उल्लेख है? तो सभी न्यायालय का उल्लेख है। सेशन न्यायालय, प्रथम एवं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान किया गया तो धारा 13 में, सीआरपीसी की धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में बताया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा युक्ति देखभाल करना गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है, ऐसा प्रावधान है 55 के क में। 55 के क में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर निरुद्ध नहीं किया जा सकता है, मतलब 24 घंटा से अधिक आप उसे नहीं रख सकते हैं, धारा 57 में। कोई भी स्त्री सामान्यतः सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। ऐसी गिरफ्तारी असाधारण परिस्थितियों में विद्यमान है जहां महिला पुलिस अधिकारी किनकी पूर्वानुसार प्राप्त करेगी। अगर गिरफ्तार करना अनिवार्य ही है तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी आपको होगी, वो भी लिखित, याद रखिएगा। ये कहाँ कहा गया? तो सीआरपीसी की धारा 46 के 4 में। सीआरपीसी की धारा 36 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति निहित होती है केवल, तो याद रखिएगा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हम लोग इसको किसको कहते हैं? तो थाना के जो प्रभारी होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, उससे जो भी सीनियर आपके थाना में आएंगे वो सभी वरीय पदाधिकारी हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी। एसपी तो होंगे ही, क्योंकि एसएचओ से ज़्यादा पुलिस उपाध्यक्ष भी होंगे, पुलिस उप निरीक्षक भी होंगे, मतलब एसएचओ जो थाना प्रभारी होते हैं उससे जो भी बड़े होंगे वे सब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे। सीआरपीसी की धारा 40 में किसके बारे में बताया गया है? तो कि सीआरपीसी में बताया गया है कि ग्राम के मामले में कतिपय रिपोर्ट में कर्तव्य किन नियोजित अधिकारियों का है? तो सभी का होगा। ग्राम के मैटर में सभी एक दूसरे को सूचित करेंगे। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने के प्रयत्न करता है तो पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सब साधनों का उपयोग में ला सकता है। ये किया गया सीआरपीसी की धारा 46 में। मतलब जितना वो बल लगाएगा उतना बल आप भी लगाइएगा। जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश किस धारा में वर्णित है? तो धारा 30 में। अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको कारावास मिलेगा। सीआरपीसी की धारा 25 के क में अभियोजन निदेशालय के लिए एक अभियोजन निदेशक की नियुक्ति किसकी सहमति से होती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। संज्ञेय अपराध की परिभाषा कितने में दे? 2C में, 2 में, अर्थात 2 के ग में। षड्यंत्रकारी कहा गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 10 में मैंने पढ़ाया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में क्या वर्णित है? साबित, नौ साबित और साबित नहीं हुआ, तीनों के बारे में कहा। रेजिस्ट्रे का सिद्धांत, एक व्यवहार के भाग को हम लोग रेजिस्ट्रे का सिद्धांत कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में क्या कहा गया है? तो प्रसंग, हेतु और परिणाम। प्रसंग का मतलब होता है अवसर या मौका, हेतु का मतलब होता है कारण, और परिणाम मतलब परिणाम ही होता है। तो इसका आंसर डी होगा। तथ्य के प्रकार, तथ्य भौतिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? तो छल। अगर कोई आपके साथ छल करता है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई लूट रहा है आपको, या आग द्वारा आपके घर को जला रहा है, या आपराधिक अत्याचार कर रहा है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है। लेकिन कोई आपके साथ छल कर रहा है तो आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। दुष्प्रेरण का प्रकार होता है तो उकसाना, षड्यंत्र, सहायता देना, ये सभी क्या है? दुष्प्रेरण के प्रकार है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आप इसे किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो 193 में। याद रखिएगा दंड की बात की गई है। निम्नलिखित तो कौन से लोक सेवक ने? मैंने पहले ही बताया, तो विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। अपराध के 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। और जो विकृचित का व्यक्ति है, ब को मार डालने का प्रयत्न करता है, ब ने आत्मरक्षा में अ को मार डाला, तो इस कृत्य में कौन अपराधी है? तो कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि अ तो विकृचित है, उसे सजा मिलेगी नहीं। और ब ने अ को इसलिए मारा है क्योंकि वो अपनी आत्मा की रक्षा, अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा है। इसलिए एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 89 के तहत आंशिक रूप से अक्षम कहा जाएगा यदि उसकी उम्र 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम हो। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो मृत्यु कैद कर सकते हैं धारा 100 में। और संपत्ति की बात की जाएगी तो 103 में। क, एक गरीब व्यक्ति अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाइयाँ चुराता है तो क को बचाव मिलेगा? कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया है, तो धारा 511 के तहत सजा मिलेगी। ए और बी दोनों दोस्त हैं। ए को एक बाग उठाकर ले जाने लगता है,
बी यह जानते हुए कि संभव है कि गोली ए को लग सकती है, किंतु ए का वध करने के आशय न रखते हुए सद्भावनापूर्वक ए को जान बचाने के आशय से बी बाघ पर गोली चलाता है। बी की गोली ए को लगती है और ए की मृत्यु हो जाती है। बी दोषी नहीं है, इसकी विवेचना भारतीय दंड संहिता किस धारा में है? तो 92 में। मतलब अगर आप किसी का भला चाहते हुए किसी का मदद करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको आईपीसी की धारा 92 में आपको क्षमा है। सीआरपीसी कब से प्रभावित होते हैं? 1 अप्रैल 1974 से। जमानती अपराध कौन होते हैं? तो सीआरपीसी की जो धारा प्रथम उसमें ही बताया गया जमानती अपराध कौन से हैं, या जिन्हें अलग विधि द्वारा जमानत बनाया गया वो भी होंगे, और जमानती अपराध में आपको जमानत का अधिकार होता है। तो उपयुक्त सभी। संघीय अपराध अभिप्रेरित है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, संघीय अपराध होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामले में परियोजना के लिए किसी अधिवक्ता को कम से कम कितना वकालत किया होना चाहिए? तो 7 वर्ष का कम से कम वकालत किया होना चाहिए। वारंट मामले सही प्रेरित है, तो बोले थे ना कि एक होते समन मामले, एक होते हैं वारंट मामले। तो वारंट मामले जो होते हैं वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं। आरोप के विचारण से पूर्व मजिस्ट्रेट अभियुक्त को आरोप का इसका जो आंसर होगा वो होगा घ, पढ़कर सुनाएगा या आवश्यकता अनुसार अर्थ भी समझाएगा। इसे आप लोग लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है 41 के तहत, सीआरपीसी की धारा 41 के तहत। जनता निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है? तो उपयुक्त दोनों परिस्थिति में। जब पुलिस को जरूरत होगी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए तब, और जब उसको लगेगा कि कोई शांति भंग कर रहा है या दमन करने के लिए उचित सलाह मांग रहा है तब। न्यायालय शब्द को परिभाषित किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 में। दोषी मनदोषी आचरण उत्पन्न करता, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है इसका साक्ष्य अधिनियम धारा 8 होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य का प्रकार, साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा 3 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 को। भारतीय साक्ष्य 1872 में कौन सी धारा इस बात को बतलाती है कि एक अधिनियम समस्त न्यायिक कार्रवाई पर लागू होगा किंतु शपथ पत्र और मध्यस्थों के कार्रवाई पर लागू नहीं होगा? तो ये जो है आपका धारा 1 में ही बतलाया गया है। मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है, सभी प्रश्न बहु पूछे गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? तो याद रखिए घ होगा, आर्मी एक्ट, एयर फोर्स एक्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर लागू नहीं होता। रजिस्टर के सिद्धांत कितने हैं? तो साक्ष्य अधिनियम धारा 6 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस धारा के विवादक तत्व के बारे में बताया गया है? तो धारा 5 में। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंदर 2 सिद्धि के विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे? तो जिला एवं सत्र न्यायालय में आप अपील करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम होता है, यहाँ नहीं, जिला एवं सत्र न्यायालय में करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य की बात की गई है? तो धारा 5 में की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव था, क्या किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की बात है? तो सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत थी, और इसे आप लोग विस्तार से अगर पढ़ लेते तो जरूर बना लेते या बना ही लिए होंगे। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी कब की जाती है? तो ये भी आपको बताया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 वही रजिस्ट्री का सिद्धांत है। एक ही समयपार के भाग के बारे में लिखना था यहाँ। और ये जो है बिहार अपराध नियंत्रण 1981। तो आप लोग माइनर एक्ट देख लीजिए, यहाँ पे जो है माइनर एक्ट से प्रश्न आपके आ रहे हैं, सीआरपीसी से आ रहे हैं और आईपीसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके डिस्क्रिप्टिव में। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। अगर आप मेरे सारे वीडियो को 2-3 बार देखे होंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% बहुत बढ़िया गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आईपीसी या सीआरपीसी के जो भी एक्ट हैं, जो भी धाराएं हैं, मैं बहुत जल्दी उन्हें पढ़ाने वाला हूं और काफ़ी एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। काफ़ी ट्रिक के साथ ही पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अनुशासन में रहें। जय हिंद, जय भारत।